दोस्तों, एसके सक्सेस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 5 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऑनर्स का, जो आर्थिक सिद्धांतों में से शुम्पीटर के आर्थिक सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं कि शुम्पीटर किस प्रकार अपने आर्थिक सिद्धांत दिए हैं। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आर्थिक विकास का चक्रीय प्रवाह क्या है, व्याख्या करें, है ना दोस्तों। जो आर्थिक विकास का जो चक्रीय प्रवाह है वो क्या है, व्याख्या करें। या तो फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि शुम्पीटर के विकास मॉडल की व्याख्या करें और अर्धविकसित देशों में इसकी उपयोगिता को बतलाए, है ना। शुम्पीटर का जो विकास मॉडल है उसकी व्याख्या करें और अर्धविकसित जो देश है उन देशों में किस प्रकार इसकी उपयोगिता है उसको बताएं। तो देखते दोस्तों उत्तर कैसे हम एग्जाम में लिखेंगे और हमें किस प्रकार पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। दोस्तों यह 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इस आंसर को तैयार किया गया है दोस्तों। तो देखते हैं आर्थिक विकास का अर्थ। शुम्पीटर ने सबसे पहले आर्थिक विकास जो है दोस्तों, आर्थिक विकास का अर्थ बताते हुए उन्होंने यह कल्पना की थी एक अर्थव्यवस्था की, जो इस प्रकार है कि स्थिर संतुलन की दशा। उन्होंने शुम्पीटर के अनुसार जिस अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई दोस्तों, वह जो अर्थव्यवस्था वो स्थिर संतुलन की दशा में रहती है दोस्तों। शुम्पीटर ने विकास की प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह की संज्ञा दी है। और शुम्पीटर थे, उन्होंने विकास, है ना, विकास की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या किया है, क्या कहा है, चक्रीय प्रवाह की संज्ञा दी है। विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करते समय शुम्पीटर एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था जो स्थिर संतुलन की दशा में है। और जब विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कर रहे थे शुम्पीटर, तो उनका कहना था कि जो एक अर्थव्यवस्था हो पूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था में होती, जो संपूर्ण रूप से संतुलन की दशा में होती, यानी कि स्थिर अवस्था में होती है, इसकी कल्पना करती है। और इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। और इस जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। ब्याज दरें नहीं होती, ब्याज दरें भी नहीं होती, बचत नहीं होती और कोई विनियोग नहीं होता। ना ही बचत होती और ना ही कोई विनियोग होता है। अनैच्छिक बेरोजगारी भी नहीं पाई जाती, अनैच्छिक जो बेरोजगारी वो भी नहीं पाई जाती। और इस संतुलन को शुम्पीटर ने चक्रीय प्रवाह कहा है। और इसी संतुलन को शुम्पीटर जो थे उसे चक्रीय प्रवाह कहा है, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की उन्होंने कल्पना की थी जिसमें किसी प्रकार का कोई ब्याज दरें नहीं होती, कोई लाभ नहीं होती, कोई बचतें नहीं होती, कोई विनियोग नहीं होती एवं अनैच्छिक बेरोजगारी भी नहीं पाई जाती, यानी कि पूर्ण रूप से स्थिर, है ना, स्थिर अर्थव्यवस्था को उन्होंने क्या कहा है, संतुलन अर्थव्यवस्था को चक्रीय प्रवाह कहा है। अब देखते हैं दोस्तों, उन्होंने शुम्पीटर ने जो चक्रीय प्रवाह, इस चक्रीय प्रवाह में और क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है और क्या क्या उन्होंने किए हैं। तो शुम्पीटर जो थे दोस्तों, उन्होंने मांग एवं पूर्ति समान होती है ना। शुम्पीटर जो थे चक्रीय प्रवाह में उनका कहना था कि चक्रीय जो प्रवाह होती है उसमें मांग एवं पूर्ति जो होती है समान होती है। चक्रीय प्रवाह में समान वस्तुएं समान तरीके से हर वर्ष उत्पादित की जाती है। उनके अनुसार जो चक्रीय प्रवाह होती है उसमें समान वस्तुएं होती है, समान तरीके से क्या होती है, हर वर्ष वस्तु उत्पादित की जाती है। सभी उत्पादक को वस्तुओं की मांग की जानकारी रखते हैं। और जितने भी उत्पादक होते हैं वो सभी वस्तुओं की मांग की जानकारी रखते हैं और इसी के अनुसार वस्तुओं के पूर्ति एवं उत्पादन करते हैं। और जिस हिसाब से वस्तुओं की मांग की जाती है दोस्तों, उसी के हिसाब से वस्तुओं की उत्पादन करते हैं और पूर्ति करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पादन का अनुकूलतम स्तर विद्यमान रहता है। उत्पादन का जो अनुकूलतम स्तर होता है वो चक्रीय प्रवाह में क्या होता है, विद्यमान रहता है। तो अर्थव्यवस्था में संसाधनों की बर्बादी की कोई संभावना नहीं होती। और जो चक्रीय प्रवाह होता है दोस्तों, उसमें जो जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं सभी का क्या होता है, अनुकूलतम प्रयोग होता है ना, अनुकूलतम प्रयोग होता है। और कोई भी संसाधन जो होता है व्यर्थ नहीं जाता दोस्तों, है ना। सभी संसाधनों को प्रयोग किया जाता है, कुशलतम प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चौथा है दोस्तों, फार्में प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन की अवस्था में होती है। जो चक्रीय प्रवाह होती है वहाँ पर दोस्तों जो फार्में होती है प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन की अवस्था में होती है।
यानी कि जो फार्म में किसी प्रकार का कोई प्रतियोगिता नहीं होता है ना, वो समान रूप से रहते, जितनी फर्मों की संख्या होती है वही रहते, ना ही फर्मों की संख्या बढ़ती है और ना ही फर्मों की संख्या घटती है। तो सिम्प्यूटर के अनुसार अर्थव्यवस्था में फर्म संतुलन की दशा में होते, यानी कि उस अर्थव्यवस्था में और कोई जो फर्म होती है क्या होती है, प्रवेश नहीं करती है और ना ही बाहर निकलती है। फर्म मुंह में लगे उत्पादन के साधनों के उनके सीमांत उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है। और उस अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादन के साधन जो लगे होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, उनका सीमांत उत्पादकता के अनुसार उनको भुगतान किया जाता है। आर्थिक विकास की चक्रीय प्रवाह के स्रोतों में होने वाला स्वतः और असतत परिवर्तन, जो आर्थिक विकास है दोस्तों, उन्हें चक्रीय प्रवाह के स्रोतों में होने वाला एक स्वतः और असतत परिवर्तन है, यानी कि रुक रुक कर होने वाला परिवर्तन है। साम्य की एक ऐसा विचलन है जो पूर्व स्थापित संतुलन की व्यवस्था को सदैव के लिए बदल देता है। और जो आर्थिक विकास है दोस्तों, वो क्या है, जो साम्य से मतलब जो पहले से एक विचलन है, जो पहले की जो दशा होती है उस दशा को क्या करता है, हमेशा के लिए उसको बदल के रख देता है दोस्तों। तो यह जो चक्रीय प्रवाह होता है दोस्तों, है ना, चक्रीय प्रवाह होता है। अब चक्रीय प्रवाह में नवप्रवर्तन किस प्रकार सहायक होता है ना, चक्रीय प्रवाह में नवप्रवर्तन किस प्रकार सहायक होता है आर्थिक विकास के लिए, है ना। तो शुम्पीटर ने विकास के सिद्धांत में नवप्रवर्तन का प्रमुख भूमिका दिया। जो शुम्पीटर थे उन्होंने विकास में की प्रक्रिया में नवप्रवर्तन को महत्वपूर्ण भूमिका दिए हैं। नवप्रवर्तन से शुम्पीटर के अभिप्राय जो साम्य का एक ऐसा विचलन है जो पूर्व स्थापित संतुलन के है ना व्यवस्था को क्या करता है, सदैव के लिए बदल देता है। और चक्रीय प्रवाह जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो पहले से जो अर्थव्यवस्था में स्थापित संतुलन की दशा रहती है, उस दशा को क्या कर देता है, पूर्ण रूप से बदल देता है दोस्तों। जो उत्पादन के नए तकनीकों तथा उत्पादन के नए विधियों, है ना, नए संसाधनों के तीनों संयोगों से होता है ना, और नए संसाधनों के नवीन के संयोगों से होता है। न परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित 5 बदलाव होने आवश्यक है दोस्तों। और जो न परिवर्तन का जो कार्य होता है दोस्तों, वो निम्नलिखित 5 रूपों से 5 कार्यों से क्या होता है, उसका कार्य संपन्न किया जाता है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों नए वस्तुओं का उत्पादन, है ना, पहला है दोस्तों नए वस्तुओं का उत्पादन, यानी कि अर्थव्यवस्था में नई वस्तुओं का प्रचलन होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों नए वस्तुओं के उत्पादन के लिए नए तकनीकी विधि का प्रचलन। और दूसरा है क्या दोस्तों, जो नए नए वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन के लिए नई तकनीकी और नई विधि का प्रचलन होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों नए बाजारों की खोज। अगर नए नए वस्तुएं आएंगी, नई वस्तुओं को नई तकनीकों से उत्पादन किया जाएगा, तो उन वस्तुओं को लिए बेचने के लिए नए बाजार की भी खोज होनी चाहिए, है ना दोस्तों, तो ही नवप्रवर्तन का कार्य होगा। चौथा है दोस्तों, अब बाजार होंगे, है ना, तो इन जितने भी वस्तुएं का निर्माण होगा तो उनके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो वही कच्चे जो पदार्थ होते हैं, कच्चे माल जिसको बोलते हैं दोस्तों, उनकी, है ना, नए स्रोतों की खोज होनी चाहिए, है ना, नए स्रोतों की खोज होनी चाहिए, यानी कि जो उत्पादन के जो कच्चे माल होते हैं ना दोस्तों, उसके नए नए स्रोत की खोज होनी चाहिए। जैसे लोहे का, है ना, नए खानों की खोज होनी चाहिए, चांदी का नए खाने की खोज होनी चाहिए, है ना, सोने का नए खानों की खोज होनी। तो इस प्रकार जो कच्चे सामग्री है ना, जो कच्चे माल होते हैं, उनके नए नए जो स्रोत होनी चाहिए, है ना। और पांचवा, एक उद्योगों में नए संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए। और एक उद्योग होता है तो उस उद्योग में नए संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए कि उस उद्योगों में किस प्रकार की कार्यप्रणाली होनी चाहिए, है ना, किस प्रकार का कार्य संगठन होना चाहिए, है ना, वो है दोस्तों। अब देखते हैं नवप्रवर्तन की भूमिका क्या है दोस्तों। तो नवप्रवर्तन शुम्पीटर के मत अनुसार नवप्रवर्तन का कार्य पूंजीपति, है ना, पति द्वारा अपितु नहीं उद्यमी द्वारा संपादित किया जाता है। जो नवप्रवर्तक का जो कार्य होता है दोस्तों, वो पूंजीपति के द्वारा नहीं अपितु किसके द्वारा कार्य पूरा किया जाता है, उद्यमी के द्वारा कार्य को पूरा किया जाता है, संपादित किया जाता है। उद्यमी साधारण प्रबंधकीय योग्यता वाला व्यक्ति ना होकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूर्णतः किसी चीज को प्रारंभ करता है। और जो उद्यमी होता है वो साधारण प्रबंधकीय वाला व्यक्ति ना होकर जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूर्ण रूप से किसी चीज को शुरू से, है ना, पार को आरंभ करता है।
वह पूंजीपति की तरह कोष प्रदान नहीं करता। जो उद्यमी होता है दोस्तों, पूंजीपति की तरह कोष प्रदान नहीं करता, अपितु कोष के प्रयोगों को निर्देशित करता है। और जो कोष प्राप्ति होती है, जो कोष उसके पास उपलब्ध होते, उस कोष को क्या करता है, निर्देशित करता है, प्रयोगों को निर्देशित करता है कि कौन सी चीज़ों के खरीदने के लिए कहाँ पर कितनी पैसे का इन्वेस्ट करना चाहिए, किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए कितने खर्चे लगेंगे, कहाँ पर कितनी खर्च करनी चाहिए, उनका निर्देशित करता है दोस्तों। वह केवल लाभ प्राप्ति के लिए ही काम करता है। जो उद्यमी होता है दोस्तों, केवल किसके लिए काम करता है, लाभ प्राप्ति के लिए काम करता है, अपितु सफलता प्राप्ति के उद्देश्यों से या श्रेष्ठता की प्राप्ति के उद्देश्यों से नव प्रवर्तन का कार्य को रूप देता है। और सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से, है ना, और है ना, नव सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से और प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वो अपने कार्य को क्या करता है, नव प्रवर्तन के रूप में देता है, अपने कार्य को नव प्रवर्तन का रूप देता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में साहसी आगे बढ़कर नेतृत्व हाथ में लेता है। जो विकास की जो प्रारंभिक जो अवस्था होती है दोस्तों, उस समय साहसी ही जो है आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने नेतृत्व उनका जो नेतृत्व है अपने हाथों में ले लेता है दोस्तों। वह उत्पादन के नवीन सृजन करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। और वो क्या करता है, उत्पादन के नवीनता को सृजन करता है, यानी कि नई नई विधियों का सृजन करता है, नई वस्तुओं के उत्पादन का सृजन करता है ना। और किसी भी अर्थव्यवस्था में नई नई तकनीकों एवं उत्पादन के साधनों की खोज कर उस आर्थिक नवप्रवर्तन का कार्य करता है। और नए नए वस्तुओं को उत्पादन करके नए तकनीकी एवं विधियों को खोजकर वह क्या करता है, नवप्रवर्तन का कार्य करता है। नवप्रवर्तक विकास का भविष्य की दशाओं को मांग, है ना, पहले से ही भांप लेता है। जो नवप्रवर्तक होता है दोस्तों, उसको हम एक भविष्यक भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाजार में किस प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन की मांग ज़्यादा है ना, किस प्रकार जो वस्तुओं की मांग ज़्यादा है, कौन सी वस्तुओं में ज़्यादा लाभ प्राप्ति हो रही है, तो उन सभी चीज़ों को पहले से ही भाप लेता है और उसी के हिसाब से क्या करता है, वह अपने नवप्रवर्तक करके उन्हीं वस्तुओं को क्या करता है, उत्पादन करने का कार्य करता है दोस्तों, जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति हो। वह जोखिम उठाकर अनिश्चितता वाले कार्यों को निडर होकर करता है। और जो साहसी होते हैं दोस्तों, साहसी का तो यही पहचान होता है कि वो जोखिम उठाते हैं ना, सबसे बड़ी बात होती है वो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता वाले कार्यों को निडर होकर करते हैं। और अनिश्चितता यानी कि उसमें सिर्फ उस कार्य को करने के पीछे उसका एक ही उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक क्या कर सके, लाभ प्राप्ति किया जा सकते हैं। अब वह लाभ प्राप्ति कितनी होगी उसकी कोई निश्चित नहीं रहता है दोस्तों, है ना, बस लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वह अपने कार्य को करता है। समाज में सदैव उपर्युक्त तकनीक ज्ञान का भंडार होता है। और समाज में क्या होता है कि जो तकनीकी होता है ना और विज्ञान होता है वो पहले से प्रयुक्त होता है, जिसे जो शासी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, और जिसे शासी द्वारा प्रयुक्त या बोले या फिर प्रयोग किया जा सकता है। अतः विकास को प्रारंभ करने के लिए साख की व्यवस्था अति आवश्यक है। और जो विकास को प्रारंभ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, साख की आवश्यकता होती है, यानी कि पूंजी की आवश्यकता होती है दोस्तों। शुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास करने के लिए पूंजी होती है जो दोस्तों बहुत ही अति आवश्यक होती है। बिना पूंजी का कोई अर्थव्यवस्था विकास कर ही नहीं सकता, है ना दोस्तों। शासी जो होती है बैंकों से प्राप्त साख द्वारा नवप्रवर्तन का कार्य करता है ना, कार्य रूपी देता है। तो शासी होता है दोस्तों, वो बैंकों से क्या करता है, ऋण लेता है ना, और उसी ऋण से क्या करता है, नवप्रवर्तन का कार्य करता है ना दोस्तों। तो देखते हैं विकास की प्रक्रिया, है ना दोस्तों, जो विकास की प्रक्रिया दोस्तों वो किस प्रकार है। तो शुम्पीटर के विकास मॉडल लाभार्जन के उद्देश्यों से एक शासी द्वारा नवप्रवर्तक के साथ चक्रीय प्रवाह को भंग करने का साथ प्रारंभ होता है। जो शुम्पीटर थे दोस्तों, शुम्पीटर तो पहले सर्वप्रथम क्या करते, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना करते जहाँ पर चक्रीय प्रवाह होती, यानी कि किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं, है ना। वह जो अर्थव्यवस्था होती है संतुलन अवस्था में होता है ना दोस्तों, क्योंकि वो विकसित देशों के लिए शुम्पीटर जो थे, ये जो धारणा दिए थे विकसित देशों के लिए दिए थे। तो वही बताता है दोस्तों
कि जो सुम्पीटर का जो मॉडल है वो लाभाजन के उद्देश्य से एक साहसी द्वारा क्या करता है, नवप्रवर्तन के साथ, नवप्रवर्तन तो करता है, उसके साथ चक्रीय प्रवाह को भंग करने के साथ प्रारंभ होता है। यानी कि उस स्थिर अवस्था को, उस स्थिर अवस्था में किस प्रकार से निवेश किया जाए, है ना, किस प्रकार से निवेश किया जाए कि वह जो अर्थव्यवस्था हो सतत विकास करे, सतत यानी कि लगातार विकास करे, है ना दोस्तों। तो वही बताता है कि उस विकास करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है जो दोस्तों, जिससे हम जो चक्रीय प्रवाह है उसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, है ना, जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को तोड़ने के लिए नवप्रवर्तन को कार्य रूपी दे, है ना, देना और देने वाले जो उद्यमी की जो योजनाओं की जो वित्त होती है, उस वित्त व्यवस्था को साख के विस्तार द्वारा क्या किया जाता होता है। और जो अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय प्रवाह को तोड़ने के लिए, है ना, जो कार्य किया जाता है, और नवप्रवर्तन के कार्य रूपी, है ना, कार्य रूपी देने वाला वित्त, है ना, उद्यमी के योजनाओं, जो उद्यमी की जो भी योजना होती है, उस योजना को जो वित्त की व्यवस्था होती है किसके द्वारा होती है, बैंकों से साख, बैंकों द्वारा साख की विस्तार होती है, और जिससे जो चक्रीय प्रवाह होता है उसको तोड़ने में सहायता होती है ना दोस्तों। और बैंकों से साख पाकर साहसी जो होता है अनिश्चितता लाभ प्राप्ति के लिए निवेश करते हैं, और बैंकों से जो साख प्राप्ति करके यानी कि ऋण लेके पैसा उधार लेके क्या करते हैं, साहसी अनिश्चितता लाभ प्राप्ति के लिए निवेश करते हैं। और इसी समय जो होती है दोस्तों चक्रीय प्रवाह जो होती है दोस्तों क्या होती है, टूट जाती है, यानी कि भंग हो जाती है, स्थिर अवस्था को, है ना, वह विकसित, है ना, विकास करने के लिए वो प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों, है ना, उद्यमी। तो वही बताता है कि जो अनिश्चितता लाभ प्राप्ति के लिए निवेश करते हैं, है ना, इससे जो स्थिर संतुलन की जो अर्थव्यवस्था होती है अब क्या प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में बदल जाती है, और इससे सफल भी हो जाते हैं ना। और जब निवेश करते हैं उद्यमी तो इसमें सफल भी हो जाते हैं। जब एक बार नवप्रवर्तक सफल हो जाते हैं तब अन्य साहसी भी उसका अनुकरण करने लगते हैं, और जब एक बार कोई साहसी क्या हो जाता है, सफल हो जाता है, तो अन्य जो साहसी होते हैं वो भी उनका अनुकरण करने लगते हैं दोस्तों। और जिससे क्या होती है, अर्थव्यवस्था में विकास एवं विस्तार की सामान्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। और उससे क्या होती है, जो अर्थव्यवस्था में विकास एवं विस्तार की सामान्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। एक ही क्षेत्र में हुआ नवप्रवर्तन संबंध दूसरे नवप्रवर्तनों को भी प्रेरित करता है, और एक क्षेत्र में हुआ नवप्रवर्तन दूसरे क्षेत्रों में भी नवप्रवर्तकों को क्या करता है, प्रेरित करता है नवप्रवर्तन कार्य करने के लिए। उदाहरण के लिए मोटर कार उद्योगों की, है ना, उद्योगों का स्थापित करने से क्या होता है, सड़कों, रबर टायरों और पेट्रोलियम उत्पादों के आदि का निर्माण के जो उद्योग होते हैं उनका भी क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। यानी कि अगर कोई कंपनी जो है दोस्तों, कोई उद्योग है अगर गाड़ी बना रहा है, तो उस गाड़ी बनाने के लिए क्या है दोस्तों, उस गाड़ी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पेट्रोल की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल का भी निर्माण, है ना, पेट्रोल जो है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनसे प्राप्ति करने के लिए भी तकनीक होनी चाहिए, कारखाने होने चाहिए। अब जो कच्चे जो तेल होते हैं उसको तो डायरेक्ट हम यूज़ कर नहीं सकते, तो उसको भी क्या किया जाता है, सप्लाई, उसको भी सप्लाई किया जाता है ना, उसको भी फिल्टर करके गाड़ी में डाल चलाने की योग्य, है ना, उसका निर्माण किया जाता है। तो उसी प्रकार बोलता है दोस्तों कि एक क्षेत्र में हुआ जो नवप्रवर्तन का कार्य होता है और दूसरे क्षेत्र को भी क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी कि विकास करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों जो सुम्पीटर ने विकास की प्रक्रिया जो है दोस्तों 3 लहरों में बताया है ना, जो सुम्पीटर जो थे उन्होंने विकास की जो प्रक्रिया उन्होंने 3 लहरों में बताया है। जो कोई भी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से क्या करता है, विकास करता है। तो पहला जो लहर है दोस्तों, विकास की प्राथमिक लहर, पूंजीवादी समाज में हमेशा उत्पादन के साधनों का उपयोग नए अवसरों की संभावनाएं रहती है। जो पूंजीवादी जो देश होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, उत्पादन के साधनों को उपयोग से उनके नए नए अवसरों की संभावनाएं बनी रहती है दोस्तों, है ना। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऐसे में यदि कुछ साहसी या अनुभव, है ना, अनुमान लगाते हैं कि कोई नवप्रवर्तन उनके लिए जोखिम उठाने हेतु तैयार होते तो नवप्रवर्तन को अपने हाथों में ले लेते दोस्तों। और जो कोई साहसी अगर ये अनुमान लगाता है ना दोस्तों, नवप्रवर्तन जोखिम उठाने के लिए, तो ऐसे में वह जो
नवप्रवर्तक होता है दोस्तों या उद्यमी होता है वो तैयार हो जाता है और जोखिम जो होता है जोखिम भरा कार्य को वो अपने हाथों में ले लेता है दोस्तों। तीसरा है बैंकों में साख व्यवस्था का नए उपक्रमों की स्थापित करते हैं। जो बैंक होते हैं दोस्तों, बैंकों में साख की व्यवस्था का नए उपक्रम को स्थापित करते हैं, यानी कि नए संबंधों को स्थापित करते हैं। अब जब किसी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, निवेश किया जाएगा बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, बहुत भारी मात्रा में निवेश किया जाएगा उसके विकास के कार्य करने के लिए, उसको सतत विकास करने के लिए। तो उससे क्या होगा दोस्तों, अब उतनी मोटी रकम, है ना, उतनी बड़ी जो रकम होगी वो तो नॉर्मल व्यक्ति के पास होगी नहीं, तो उनको बैंकों से क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। अब जब बैंकों से उधार लेने के लिए उससे पहले क्या करना, उससे अच्छे संबंध स्थापित करना पड़ेगा, तब ना वो हमें अच्छे बड़े ऋण देंगे, है ना, ज़्यादा मात्रा में हमें ऋण उपलब्ध कराएंगे। तो वही बताता है दोस्तों कि बैंकों में साख की जो व्यवस्था होती है कर नए संबंधों को स्थापित करते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम ऋण लेंगे तो बैंकों से क्या होगा, हमें सब कुछ न, हमें एक अच्छी संबंध स्थापित होगा। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में विकास एवं विस्तार की सामान्य प्रवृत्ति और वातावरण विकसित हो जाएगी। और इसके से क्या होगा, जब बहुत बड़े क्षेत्र में है ना इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में विकास का विस्तार एवं, है ना, सामान्य जो प्रवृत्ति हो दोस्तों वो वातावरण में विकसित हो जाएगी दोस्तों। अब दूसरा है, सुम्पीटर के अनुसार जो है दोस्तों विकास प्रक्रिया को जो द्वितीयक लहर है वो किस प्रकार हो देखते दोस्तों। तो प्राथमिक लहर के कारण, है ना, आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप विकास की दूसरी लहर उत्पन्न होती है। जो प्राथमिक जो लहर होते हैं, है ना, उसी के कारण आर्थिक क्रियाओं के जो फलस्वरूप जितने भी प्राथमिक लहर में आर्थिक क्रियाएं होती है उसके फलस्वरूप विकास की जो दूसरी लहर क्या होती है, उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, समाज में अतिरिक्त उपभोग व्यय से पुरानी फर्मों का विस्तार की प्रेरणा मिलती है। और समाज में क्या होता है, उपभोग जो होता है, उपभोग अतिरिक्त उपभोग होने लगता है, तो इससे पुरानी जो फर्में होती है उनके विस्तार को प्रेरणा मिलती है ना, वो भी अपने बनी निर्मित वस्तुओं को क्या करते हैं, मार्केट में अधिक से अधिक पूर्ति करते हैं, है ना, सेल करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। और इससे नए ऋणों में वृद्धि होती है दोस्तों। और इससे क्या होती है, पुराने जो फार्मर होते हैं उनको भी क्या होते हैं, ऋण जो होती है प्राप्ति होने लगती है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, बैंक जो होती है नवप्रवर्तन के लिए ऋण देने के साथ साथ मौजूदा उत्पन्न विधियों, है ना, मौजूदा जो उत्पादन जो विधियों को विस्तार हेतु, है ना, हेतु भी ऋण देने लगते हैं। और जो बैंक होते हैं दोस्तों नवप्रवर्तन के लिए जो ऋण देने के साथ साथ क्या करते हैं, जो मौजूदा उत्पादन कर रहे, जो वर्तमान में जो उद्योग, है ना, जो फार्मे उत्पादन कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके विस्तार के लिए भी क्या करने लगते हैं, वो ऋण देने लगते हैं। चौथा है दोस्तों, चौथा पॉइंट, इस लहर की क्षेत्र क्या होती है, व्यापक होती है। और जब ऋण लेने से बड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, निवेश होती है, तो या जो क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ी व्यापक होता है ना, बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और इसमें अनुत्पादक ऋणों को प्रोत्साहन मिलती है। और इसमें जितने भी उत्पादन से कार्य, उत्पादन से जुड़े कार्य होते हैं दोस्तों, उन सभी कार्यों के लिए ऋणों क्या होते हैं, ऋणों को प्रोत्साहन मिलती है दोस्तों, ऋण प्राप्ति होती है लोगों, है ना, पूंजीपतियों को, उद्यमियों को। जो विकास की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसकी जो तृतीय लहर में एक अवधि के बाद धीरे धीरे नवीनताएं पूर्ण होने लगती है तथा बाजार में नए नए वस्तुओं और सेवाओं से भरने लगते हैं। और जब विकास की जो तीसरी लहर आती है दोस्तों, इसमें क्या होगा, पहले तो बैंकों से ऋण लिया गया प्राथमिक लहर में, है ना दोस्तों, और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसमें निवेश किया गया, है ना, और उस निवेश के फलस्वरूप क्या हो गया दोस्तों, जो विकास की जो दूसरी प्रक्रिया में उपभोग स्तर क्या हो, उपभोग स्तर को अधिक बढ़ावा मिलने लगा, है ना, जो लोग हैं समाज है वो अधिक व्यय करने लगे। और जिससे क्या होने लगा, पुराने फर्म में भी क्या होने लगी, विस्तार मिलने लगा। इसके बाद जो विकास की जो प्रक्रिया में अब क्या होने, दोनों प्रकार के फार्म में नए फार्म में और पुरानी फार्म में एक एक तरह से क्या करने लगे, विकास करने लगे, उन सभी को विस्तार मिलने लगा, है ना दोस्तों, आगे बढ़ने का मौका मिला। और उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब अधिक मात्रा में नए नए
उद्यमियों को क्या मिलने लगा, जब ऋण मिलने लगा तो नए नए वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए निवेश करने लगे, जिससे बाजार में क्या होने लगा दोस्तों, धीरे धीरे नवीनताएं पूर्ण होने लगी, है ना। जितने भी नवीन नवीन वस्तुएं होने लगी वो बाजार में उपलब्ध होने लगी दोस्तों, और तथा बाजार में सभी जो वस्तुएं सेवाएं थी वो क्या पूर्ण रूप से भरने लगी, है ना, सारे नए नए वस्तुएं। दूसरी है दोस्तों, सुम्पीटर के अनुसार यहाँ से उत्पादन के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो सुम्पीटर के अनुसार क्या होता है कि यहाँ से उत्पादन के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। उत्पादन के नए फार्मों या इकाइयों बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा देती है दोस्तों। और जब भारी मात्रा में, है ना, किसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निवेश होता है, उस निवेश से क्या होती है कि बाजार में चारों ओर नए नए वस्तुएं, है ना, उपलब्ध हो जाने से जो नई फार्में होती है वो पुरानी फार्में को है ना, प्रतियोगिता देने लगती है, कंपटीशन देने लगती है, जिससे क्या होता है कि नई फार्मों एवं पुरानी फार्मों में प्रति है ना प्रतियोगिता होने लगती है, प्रतिस्पर्धा होने लगती है ना। और जिसके कारण पुरानी फार्म में क्या होती है, पुरानी फार्में या इकाइयाँ बाजार में टिक नहीं पाती। अब जो लोग होते हैं दोस्तों, जो विकास की जो प्रक्रिया में की जो तीसरी लहर है, इसमें सभी जो लोग होते हैं नए नए वस्तुओं की मांगे करने लगते हैं दोस्तों। और इससे जो पुरानी फार्म की जो वस्तुएं कम बेचे जाने से पुराने फार्म लगातार घाटे में चले जाते हैं, जिससे वह जो फार्में होते, पुरानी जो फार्में होते, वो टिक नहीं पाते मार्केट में दोस्तों, बाजार में, और पतन होने लगती है, और इन फार्में का पतन होने लगता है। इससे बचने के लिए जो पुराने फार्म होती है दोस्तों, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कम लाभ की प्राप्ति, है ना, कम लाभ की प्राप्ति से ही संतुष्टि है ना करने लगते हैं। और अपने को बाजार में अस्थायित्व करने के लिए, है ना, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो पुराने फार्में होती है दोस्तों, अपनी वस्तुओं की कीमत क्या होती है, गिरा देती है ना, कम कर देती है, जिससे जो पुराने फार्में को ज़्यादा लाभ नहीं होता, और कम लाभ में ही क्या करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अस्थायित्व को, है ना, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इसी में उनको संतुष्टि करना पड़ता है दोस्तों। तो सुम्पीटर जो थे उन्होंने तृतीय लहर के अंतिम अवस्था में यह मान लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पतन यहाँ से शुरू हो जाता है दोस्तों। और जब पूंजीवादी जो देश होते हैं दोस्तों, उनमें यहीं से जो होता है, क्या होता है, पतन होना शुरू हो जाता है दोस्तों। जो लोग होते हैं सारे नए नए वस्तुओं को मांग करने लगते हैं, पुराने फर्म टिक नहीं पाते दोस्तों, और बचे खुचे जो फर्म होते हैं वो टिकते भी है तो बहुत कम लाभ प्राप्ति के लिए टिके रहते हैं बाजार में। और इस अवस्था में क्या हो जाए, जो बाजार, है ना, विकास की जो प्रक्रिया तीसरी लहर है दोस्तों, इसमें पूंजीपति जो पूंजीवादी जो देश होते हैं दोस्तों, उनका पतन होने लगता है दोस्तों। और जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया थी दोस्तों, सुम्पीटर के इस प्रकार से थी। अब देखते दोस्तों कि सुम्पीटर के विकास सिद्धांत की आलोचनाएं किस प्रकार से की गई दोस्तों। जो सुम्पीटर की आलोचनाएं थी दोस्तों, उनके बातों को कितनी, है ना, अर्थव्यवस्था में कितनी सिद्ध होती है ना, कई कितनी बातें सही बैठती है, उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो सुम्पीटर के जो आलोचकों का कहना था दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों कि आर्थिक प्रगति समाज के समुचित प्रयत्नों से होता है। जो आर्थिक जो प्रगति होती है दोस्तों, आर्थिक जो विकास होता है दोस्तों, समाज के सामूहिक प्रयत्नों से होता है, केवल नव प्रवर्तक द्वारा ही नहीं होता, केवल नव प्रवर्तक द्वारा ही नहीं होता। सुम्पीटर के इस सिद्धांत के अनुसार नव प्रवर्तन ही प्रमुख तथा आर्थिक विकास के व्यापार चक्र के कारण होते या पूर्णतः सत्य नहीं है। जो सुम्पीटर थे दोस्तों, आर्थिक विकास, है ना, आर्थिक विकास करने के लिए और चक्रीय प्रवाह को, है ना, चक्रीय प्रवाह को तोड़ने के लिए किसको कारण मानते, सिर्फ नव प्रवर्तन को ही कारण मानते दोस्तों, जो यह उचित नहीं है दोस्तों। जो आलोचक थे उनके अनुसार आर्थिक प्रगति समाज के समस्त सामूहिक प्रयत्नों से होता है दोस्तों। दूसरा आलोचना थी दोस्तों कि सुम्पीटर के अनुसार नव प्रवर्तन से उत्पन्न आर्थिक विकास चक्रीय प्रवाह के रूप में होता है, जो उचित नहीं है दोस्तों। सुम्पीटर के अनुसार जो, है ना, नव प्रवर्तक से उत्पन्न होता है आर्थिक विकास, वह चक्रीय प्रवाह के रूप में होता है ना। वह किसके रूप में होता है, नव प्रवर्तक से जो उत्पन्न आर्थिक विकास होता है चक्रीय प्रवाह के रूप में होता है, जो उचित नहीं है दोस्तों।
तीसरा पॉइंट है दोस्तों, न परिवर्तन को ही व्यापार चक्र का कारण मानना उचित नहीं है। जो न परिवर्तन है उसी को व्यापार चक्र का कारण मानना उचित नहीं है दोस्तों। चक्रीय जो उच्चवाचन होता है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक द्वारा भी और प्राकृतिक तथा वित्तीय आदि कारणों से भी होती है दोस्तों। और जो चक्रीय प्रवाह होती है, चक्रीय प्रवाह में जो उच्चवाचन होता है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक तथा वित्तीय अवस्था से भी होती है दोस्तों। चौथा जो आलोचना है दोस्तों, कि शुम्पीटर ने वित्त व्यवस्था के लिए बैंकों को ऋण, है ना, बैंकों के को ही ऋण महत्व दिया है। जो बैंकों से जो ऋण होते हैं उसी को महत्व दिया है दोस्तों, जबकि ऋणों के पात्रों को है तथा शहरों को बेचकर प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। और जो शुम्पीटर के जो आलोचक हुए दोस्तों, शुम्पीटर के सिद्धांत के जो आलोचक हुए दोस्तों, उनके अनुसार जो पूंजी का निर्माण है ना, जो पूंजी प्राप्ति सिर्फ बैंकों के द्वारा ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े कंपनियों को जो शेयर होते हैं दोस्तों, उन शेयरों को बेचकर भी क्या किया जा सकता है, पूंजी यानी कि ऋणों की प्राप्ति की जा सकती है, साख की व्यवस्था की जा सकती है आर्थिक विकास के लिए दोस्तों। तो शुम्पीटर का यह आर्थिक विकास सिद्धांत की आलोचनाएं थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि शुम्पीटर का आर्थिक विकास सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।